सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। कॉलोनाइजेशन का आप लोग को जो मीनिंग है वो फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझा दिया गया था। इट्स नथिंग बट अ सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर टू ब्रिंग पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंज। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं और आगे देखते जाते हैं। In 1707, the last powerful Mughal emperor Aurangzeb died. After his death, many powerful Mughal governors and zamindars began asserting their authority. There emerged several powerful regional kingdoms in different parts of India. The power of Delhi declined significantly, and it no longer functioned as an effective center. On the political horizon of India, a new power emerged by the second half of the 18th century. They were the British, who originally came as a small trading company and gradually acquired political power. So, अगर देखा जाए तो 1707 के बाद जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उसके बाद मुग़ल एम्परर वीक हो गई थी। कोई एक अच्छा रूलर नहीं था। वहाँ के सूबेदार और ज़मींदार खुद अथॉरिटी लेने लग गए थे। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ, जैसे एक स्कूल है, वहाँ पे एक प्रिंसिपल है ना। देन प्रिंसिपल आते जाते हैं, प्रिंसिपल का पावर ज़्यादा होता है। बट जब स्कूल का एक वीक प्रिंसिपल बनता है तो कभी कभी क्या होता है कि वाइस प्रिंसिपल अथॉरिटी ले लेता है ना, जो उसके जस्ट नीचे वाले पोस्ट पे होता है, पर वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो सेम चीज़ ऐसे हो रहा था कि जो मुग़ल एम्परर जो थे, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, जब तक ये सब थे तब तक तो बहुत अच्छा वो लोग रूल कर रहे थे मुग़ल्स। बट औरंगज़ेब के बाद इतने अच्छे से रूल नहीं किए। जो रूलर के नीचे जो आते थे लाइक ज़मींदार और गवर्नर, वो लोग उनसे अलग होने लग गए। खुद का उन्होंने स्टेट ये सब पे कब्ज़ा कर लिया था ऐसे। अब देखते हैं यूरोपियन कंपनीज कैसे आई। By the end of the 16th century, European overseas trade with the East began to yield enormous profit. Group of merchants were permitted by the ruler of some European countries to start trading companies. They established their trading center in various parts of the world, especially on the coast. These centers were called factories because the officials of the company were known as factors. These companies were given monopoly, that means exclusive rights of trade with the East. This implied that no other merchant could participate in the Eastern trade. In return, the ruler received a share of profit. So बहुत सा सिंपल वो है कि ब्रिटिश जो यूरोपियन से, ब्रिटिश अभी छोड़ दीजिए, यूरोपियन में जैसे पोर्चुगीज़ हो गए, डच हो गए, ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए, ये सब ने क्या सोचा कि क्यों ना उनका ट्रेड एक्सपेंड किया जाए। ट्रेड एक्सपेंशन कैसे होता है? कॉलोनी बनाने से, है ना। सो नॉर्मली क्या होता था, ये लोग अलग अलग पार्ट पे जाते थे एंड वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करते थे। कंपनीज़ को मोनोपोली दी गई थी। मोनोपोली मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट दी गए थे कि वही कंपनी पर्टिकुलरली ईस्ट में ट्रेड कर सकते हैं। एंड कंपनी को क्या करना पड़ता था? गवर्नमेंट के साथ कुछ प्रॉफिट शेयर करना पड़ता था। सो हम सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसे EIC के नाम से जाना जाता था। ऑन 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इज इशूड अ चार्टर। चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है ग्रांटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी द मोनोपोली टू ट्रेड विद द ईस्ट फॉर 15 ईयर्स। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए बोला कि आप ईस्ट में, मतलब ब्रिटेन के ईस्ट में आप ट्रैवल कर सकते हैं एंड आपको मोनोपोली दी गई है। मोनोपोली मतलब सिर्फ आप ही ट्रेड कर सकते हैं उन जगहों पे, और कोई दूसरी कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती। बस आपको क्या करना है कि हमें प्रॉफिट देना है गवर्नमेंट को। दिस meant दैट नो अदर ट्रेडिंग कंपनी इन इंग्लैंड could compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी।
इट वॉज अ प्राइवेट कंपनी रन बाई अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते थे। द फर्स्ट ट्रेडिंग डिपोट नोन एज फैक्ट्री वॉज सेटअप इन सूरत। अब आपको पता चलेगा कि हम लकी क्यों हैं, है ना। याद रखिएगा, फर्स्ट ट्रेडिंग डिपोट फैक्ट्री जो सेटअप हुई थी वो सूरत में हुई थी बाय द कंपनी इन द अर्ली 17th सेंचुरी। मुगल एम्परर जहांगीर granted the permission to set up factories in this territory. The East India Company established factories at two places, Surat on the west coast and Hooghly in the east. अब ये जो कोस्टल रीजन होता है वहीं पे फैक्ट्री सेटअप करते थे, क्योंकि वहाँ से क्या शिपिंग और ट्रेडिंग ईजी हो जाता है। In due course, many locations in Indian peninsula became the centers of international trade in commodities like spices, cotton, raw silk, sugar, saltpeter, textile and indigo. फिर आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जैसे ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई थी, फ्रांस में किसको दी गई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप settlements and Chandanagar, Bengal, Mahe, Kerala, Karaikal and Puducherry on the eastern coast and Mauritius in the Indian Ocean in 1664. अब इसको भी कंपनी राइट्स मिल गए, दूसरे कंट्री का था ये, फ्रांस का। The French East India Company was largely a government controlled business venture and depended on the French government for its funding. इस कंपनी की जो फंडिंग आती थी वो फ्रांस गवर्नमेंट देता था। A major role in the expansion of French power in India was played by Dupleix, the French Governor General at Pondicherry, जो कि आज पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। डुप्लेक्स ने एक्सपेंशन किया था फ्रेंच कंपनीज़ का यहाँ पे। आज भी अगर आप पौंडीचेरी जाओगे तो वहाँ देखोगे एक फ्रेंच कॉलोनी है। राइवलरी इन ट्रेड, अब ये तो सिंपल सी बात है, अगर दो अलग कंट्री के कंपनी आएंगे तो राइवलरी तो होगी। जैसे आज आप सिंपल अगर एग्ज़ाम्पल बताऊं तो दो अलग अलग कार देखोगे, मारुति सुजुकी देखोगे, हुंडई देखोगे, तो इन दोनों में भी दो अलग अलग, सपोज़ कोई भी दो अलग ले लो, या मारुति सुजुकी ले लो, एक नैनो ले लो, एक इंडियन कंपनी है एंड एक बाहर की कंपनी है, सुजुकी बाहर की है। इन दोनों में भी कंपटीशन होता है ना, दोनों कार ही बनाते हैं। तो अब ये टेक्सटाइल मतलब जब बिजनेस करने आए थे तो इन लोग में भी ट्रेड में राइवलरी तो होगी। ड्यूरिंग द 17th and 18th century, rulers of many European countries pursued the policy of mercantilism. What is mercantilism? Is also known as commercialism. Therefore, European companies supported by the respective government came into existence. इसमें होता क्या था कि गवर्नमेंट हेल्प करती थी कंपनीज को। द रॉयल चार्टर इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन however could not prevent other European power from entering into trade with the Eastern world. चार्टर जो रॉयल चार्टर था क्वीन एलिजाबेथ का, उसमें ऐसा नहीं लिखा गया कि दूसरे यूरोपियन पावर जो कंट्री हैं उनके कंपनीज यहाँ पे नहीं आएंगे। But the time the English appeared, the Portuguese had already established their presence at the western coast of India. जब तक इंग्लिश कंपनी आई थी, पोर्चुगीज़ पहले से ही आ चुके थे। They had their base at Goa. In fact, in 1498, a Portuguese explorer, Vasco da Gama, had discovered the sea route to India via the Cape of Good Hope. By the early 17th century, the Dutch and French traders also arrived at the scene. जब तक ब्रिटिश और जो आए थे उनसे पहले, बहुत पहले पोर्चुगीज़ आ चुके थे। चलिए, ब्रिटिश का तो 1600 में हुआ था, है ना, 17th सेंचुरी में, 1616। पोर्चुगीज़ लोग 1498 में वास्को डी गामा ने ही रूट फाइंड किया था इंडिया का, जो सबसे पहले पोर्चुगीज़ लोग आए थे। द प्रेजेंस ऑफ सो मैनी कंपनीज इंटेंसिफाइड कॉम्पिटिशन एंड रिड्यूस प्रॉफिट। ऑल ऑफ देम वांटेड टू बाय गुड्स एट लो प्राइसेस इन इंडिया and sell them at very high prices elsewhere, particularly in Europe. The need to secure market resulted in aggressive war between the trading companies. During the period, trade was carried on with arms and rival countries, regularly sank each other's ships, blocked routes and prevented rival ships from moving with supplies of goods. Trading centers were protected through fortification and companies raised their own armies
In course of time, the Portuguese and the Dutch were ousted from the Indian trade. The English and the French started dominating the trade between India and Europe. So ये लाजमी है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग कंपनीज आ गई तो उनमें कंपटीशन बहुत होगा, एंड कंपटीशन के कारण होता क्या है, प्राइसेस कम होते, है ना. सो जो इंग्लिश और फ्रेंच वाले जो थे उन्होंने एंड में डोमिनेट किया एंड पोर्चुगीज़ और डच को हराया. बहुत सारे वॉर भी हुए इन सब दौरान, है ना. सो कैसे ये सब हुआ, और अब इंग्लिश और फ्रांस दोनों डोमिनेट कर रही है तो उन दोनों में भी राइवलरी बहुत ही स्ट्रांग होगा. अराउंड द मिडल ऑफ द 18th century, English and French trade interests clashed that resulted in three Anglo-French War. They are referred to as Carnatic War, since most of the battles were fought in the region of the present state of Tamil Nadu, है ना. सो अब जो ब्रिटिश और फ्रांस में भी बहुत सारी वॉर है जिनको कर्नाटिक वॉर कहा जाता है. 1744 से 1763 इसके एक मेन हीरो थे टीपू सुल्तान. सो इन सब के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ, कैसे उसने बंगाल कॉन्क्वेस्ट किया, कैसे उसने मतलब टीपू सुल्तान इन सब को हराया, कैसे ब्रिटिश एक अनडिस्प्यूटेड और अनडिफीटेड रूल उसने किया. सो पूरा चैप्टर इसी के बारे में जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टिल दैट टाइम, थैंक यू.